हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी विजन में। जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत का हमने कल विश्लेषण किया था अपने वीडियो में। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए और इन्होंने इन संबंधों की स्थापना के लिए, अर्थात जितने भी आदर्शवादी विचारक रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रों के बीच सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न साधनों का सहारा लिया था। भिन्न भिन्न साधनों का सहारा लिया जो निम्नलिखित है, जिसमें हम समाजशास्त्रीय उदारवाद के बारे में चर्चा कर दिए थे। अर्थात इनमें से एक साधन समाजशास्त्रीय उदारवाद, जिसे ड्यूस मॉडल भी कहा जाता है, कार्ल ड्यूस मॉडल। और इन साधनों का सहारा लेकर हम राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा उदारवादियों का कहना है या आदर्शवादियों का कहना है। और आज का हमारा टॉपिक होगा गणतांत्रिक उदारवाद, जो दूसरा मीन्स है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण संबंध कायम करने हेतु। तो दूसरा जो हमारा मीन्स होगा, दूसरा जो हमारा साधन होगा, वो हमारा है गणतांत्रिक उदारवाद, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, गणतांत्रिक उदारवाद अर्थात डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये क्या है। इस मान्यता के अनुसार, गणतांत्रिक उदारवाद के अनुसार, उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा शांतिपूर्ण होती है। गणतांत्रिक उदारवादियों के समर्थकों का कहना है कि उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जो है, यदि किसी राष्ट्र में लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम लागू है तो वो अन्य पॉलिटिकल सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियल है और ज़्यादा शांतिपूर्ण होती है, ज़्यादा शांतिपूर्ण होती है। वहाँ पीस का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, शांति की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। इनके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य परस्पर युद्ध नहीं होते हैं। इनका कहना है कि यह देखा जाता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके मध्य परस्पर युद्ध नहीं होता है, युद्ध की संभावना बहुत ही कम होती है। और यह जो मान्यता है कि लोकतांत्रिक राज्य ज़्यादा शांतिपूर्ण होती हैं और इनमें युद्ध की संभावना बहुत कम पाई जाती है, इस मान्यता को पहली बार 18वीं सदी में कांट के द्वारा प्रतिपादित की गई। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अन्य राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा शांतिपूर्ण स्थिति कायम रहती है और वहाँ युद्धों की संभावना बहुत ही कम होता है। तो इस मान्यता का प्रतिपादन सबसे पहले 18वीं सदी में कांट के द्वारा किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कि यह जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा शांतिपूर्ण स्थिति होती है और उनके बीच युद्धों की संभावना कम होती है, यह मान्यता पहली बार किसने विकसित किया? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कांट के द्वारा यह मान्यता पहली बार विकसित की गई। समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण राज्यों के मध्य सहयोग की संभावना और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रबल आशा उत्पन्न हो रही है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में देखा जाए तो लोकतांत्रिक राज्यों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अर्थात
अधिक से अधिक स्टेट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और उनके मध्य कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रबल आशा उत्पन्न हो रही है। अर्थात वो एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहां युद्ध की कोई संभावना नहीं हो, जहां अराजकता की कोई संभावना नहीं हो, जहां हिंसा की कोई संभावना नहीं हो, वहां पर कॉपरेशन हो। कॉपरेशन के माध्यम से, राज्यों के मध्य सहयोग के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर हुआ जाएगा। समकालीन युग में माइकल डोल ने कांट की मान्यता को पुनर्जीवित किया। जैसा कि हमने बताया कि कांट ने यह कहा, इस मान्यता को प्रतिपादित किया सबसे पहले 18वीं सदी में, कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई रहती है और उनमें युद्ध की संभावना कम होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी मान्यता को, इसी ओपिनियन को फिर से समकालीन युग में, दैट मीन्स कंटेम्प्ररी एज में, माइकल डोल ने कांट की मान्यता को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और उन्होंने उन कारणों का भी उल्लेख किया जिससे लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य शांति स्थापित होती है। माइकल डोल ने उन कारणों का भी उल्लेख किया जिसके मध्य लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य शांति स्थापित होती है। इन्होंने उन कारणों को भी हाईलाइट करने की कोशिश की कि आखिर वे कौन से कारण हैं, जिसके द्वारा लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य शांति स्थापित की जाती है। तो उन्होंने निम्न कारणों को बताने की कोशिश की, जिसमें मेरा फर्स्ट है कि लोकतंत्र की मूल मान्यता के अनुसार सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। लोकतंत्र का ये मूल मान्यता है, लोकतंत्र की ये मूल मान्यता है कि सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। लोकतांत्रिक राज्यों की घरेलू राजनीतिक संस्कृति में सदैव शांति पर जोर दिया जाता है, और लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत जितने भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चर हैं उनमें पीस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, पीस पर एम्फेसाइज किया जाता है, पीस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों पर सामान्यतः आम नागरिकों का नियंत्रण होता है जो युद्ध का समर्थन नहीं करता है। लोकतांत्रिक सरकारों के बीच सामान्यतः आम नागरिकों का समर्थन होता है, नियंत्रण होता है, जो युद्ध का समर्थन नहीं करते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के बीच सामान्यतः आम नागरिकों का नियंत्रण होता है जो युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाया जाता है, जिसे कांट ने जातिवाद संघ की संज्ञा दी थी। ये बात आपको याद रखनी है कि माइकल डोल ने कहा कि लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाया जाता है, इसलिए वहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, और यही साझे नैतिक मूल्य को कांट ने जातिवाद संघ की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन मूल्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है। दैट मीन्स कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में साझे नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, उन मूल्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है तथा निर्णय विचार विमर्श के द्वारा ही लिए जाते हैं, बल प्रयोग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता। लोकतांत्रिक राज्यों में कभी भी बल प्रयोग के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उससे पहले विचार विमर्श कर लिए जाते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड,
जिन कारणों को माइकल डोल ने गिनाया है कि आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो शांतिपूर्ण स्थिति कायम रहती है। थर्ड है हमारा, राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं अंतर्निर्भरता के द्वारा शांति में वृद्धि होती है। और जहाँ पर भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है उन राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं अंतर्निर्भरता, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बना हुआ रहता है। और अंतर्निर्भरता दैट मीन्स इंटरडिपेंडेंस, राज्य जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं, निर्भर करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में के द्वारा शांति में वृद्धि होती है। और यही इंटरडिपेंडेंसी के कारण जो है वो पीस की सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट मीन्स कि शांति की सिचुएशन क्रिएट होती है। एक राष्ट्र जो लोकतांत्रिक है वो दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्र पर युद्ध करने की संभावना, युद्ध करने के लिए बहुत कम ही सोचता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कॉन्सेप्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की संभावना को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि युद्ध राष्ट्रों को बहुत महंगे पड़ते हैं। गणतांत्रिक उदारवादी मान्यता के अनुसार विश्व में लोकतंत्र की प्रगति से शांति एवं सहयोग निर्मित होगा। गणतांत्रिक उदारवादी मान्यता के अनुसार, दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अनुसार, विश्व में लोकतंत्र की यदि प्रगति होती है, इसका अगर हम डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट करते हैं, इसका प्रोग्रेस करता है, तो इससे पीस और कोऑपरेशन की स्थिति निर्मित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतः लोकतांत्रिक राज्यों का यह दायित्व है कि समूचे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लोकतांत्रिक राज्यों का यह दायित्व है कि जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, उनका यह ड्यूटी है, उनका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम देशों में लोकतंत्र के प्रभावी होने के साथ साथ शांतिपूर्ण संबंधों का भी विकास हुआ। इसलिए पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और जापान को शांति का क्षेत्र माना जाता है। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि पश्चिमी देशों में लोकतंत्र जैसे ही प्रभावी हुआ तो इससे शांतिपूर्ण संबंधों का विकास हुआ और पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, जापान को शांति का क्षेत्र भी माना जाता है। यद्यपि विकासशील देशों में अभी भी लोकतंत्र के विस्तार की समस्या विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें लोकतंत्र की समस्या अभी भी विद्यमान है, प्रेजेंट में भी। सेकेंड है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक औद्योगिक राष्ट्रों का उदय हुआ, अनेक इंडस्ट्रियल कंट्रीज उभर कर हमारे सामने आए। परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ और राष्ट्र राज्य के मध्य जो संबंध थे उनमें भी चेंज देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले जो राष्ट्र राज्य, दैट मीन्स नेशंस स्टेट थे, उन्होंने क्षेत्रीय विस्तार तथा सैन्य शक्ति का प्रयोग शक्ति अर्जन करने के लिए किया करते थे। दैट मीन्स कि क्षेत्रीय विस्तार तथा सैन्य शक्ति का जो प्रयोग है वो सिर्फ एक ही काम के लिए करते थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि शक्ति को अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करना। परंतु वर्तमान समय में यह जो धारणा है, यह जो सोच है, ये बदल रही है राष्ट्रों की। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है। क्यों? कैसे परिवर्तन हो गया है? वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास एवं विदेशी व्यापार सैन्य शक्ति एवं भौगोलिक विस्तार की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। मतलब वर्तमान समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड पर बल दिया जा रहा है। सैन्य शक्ति एवं भौगोलिक विस्तार पर बल ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, उसकी तुलना में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और जैसा कि गणतांत्रिक उदारवादी का मानना है कि आर्थिक विकास समृद्धि का सस्ता माध्यम है। आर्थिक विकास समृद्धि का सस्ता माध्यम है। आर्थिक विकास को अगर देखा जाए तो ये समृद्धि का सस्ता माध्यम है। आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है इस थ्योरी के अंतर्गत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि आर्थिक विकास समृद्धि का सस्ता माध्यम है, जबकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला सिद्ध होता है। जब भी ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब भी युद्ध हुआ है तो उसमें अत्यधिक यही देखने को मिला है कि युद्ध हमेशा खर्चीला होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र हैं वे युद्ध को जानबूझकर टालना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध उन्हें बहुत महंगे पड़ता है, वे बहुत खर्चीले होते हैं। इसके द्वारा प्राप्त लाभ लगातार कम होने लगे। अतः समकालीन युग में वित्तीय पूंजी, सूचना तक पहुंच एवं कुशल श्रम शक्ति सफलता के मूल बिंदु है। दैट मीन्स कि जो वॉर का प्रयोग किया जाता था, इससे जो लाभ होता था वो कम होने लगा। इसलिए कंटेम्प्रेरी एज में, समकालीन युग में वित्तीय पूंजी, सूचना तक पहुंच एवं कुशल श्रम शक्ति सफलता के मूल बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान एवं जर्मनी जैसे देशों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का मार्ग अपनाकर तीव्र विकास किया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान और जर्मनी जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अपनाया और अपना तीव्र रूप से विकास किया। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है आत्मनिर्भर उदारवाद। इसी के अंतर्गत डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अंतर्गत ही हमारा एक टॉपिक है आत्मनिर्भर उदारवाद। दैट मीन्स कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी मेन पॉइंट्स है इसको मैं अच्छे से डील करूँगा आप सभी लोगों के सामने। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं कि आत्मनिर्भर उदारवाद का क्या कॉन्सेप्ट है। यह जो संकल्पना है वो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप इस सभी लोगों के सामने कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अंतर्गत जो ये कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेज के अंतर्गत जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने दी है। दैट मीन्स कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म किसके द्वारा दी गई है? तो ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है, और नहीं होगा तो इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें निम्न राजनीति, लो पॉलिटिक्स की बात की गई है। इसमें दैट मीन्स कि आत्मनिर्भर उदारवाद में निम्न राजनीति, लो पॉलिटिक्स की बात की गई है। ये लो पॉलिटिक्स क्या होती है ये मैं आगे अभी तुरंत आपको बताऊंगा। देखिए, मुक्त व्यापार व तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया है। मुक्त व्यापार व तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया है। दैट मीन्स कि अभी जो है कंट्री वो फ्री ट्रेड कर रहा है, और कंपैरेटिव प्रॉफिट पर बल दिया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। और यह जो रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नाई है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक जटिल अंतर्निर्भरता, दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में अभिव्यक्त किया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आपको माइंड में रखनी है। ये रचना है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977, आफ्टर हेजीमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984। थर्ड है इनका पावर एंड गवर्नेंस इन ए पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड
ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1972। 1972 तो ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये इन दोनों के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। तो इन रचनाओं को आपको माइंड में लेना है और माइंड में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन रचनाओं को याद करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से राज्यों के मध्य अंतर्निर्भरता में वृद्धि हुई, और जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विस्तार हुआ धीरे धीरे, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में भी राज्य एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है और डिपेंडेंसी का केस है। इंटरडिपेंडेंट है मतलब एक राष्ट्र स्वयं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। एक राष्ट्र कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्रों पर किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर कर रहा है। और अब राज्य सैन्य शक्ति के प्रयोग से परहेज करने लगे हैं। यद्यपि अभी भी विकासशील देशों या कम विकसित देशों में युद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास का स्तर कम है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। वर्ष 1980-90 के दशक में पश्चिमी यूरोपीय देशों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से विकसित हुआ। दैट मीन्स कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो 1980-90 के दशक के दौरान यहाँ जो इकोनॉमिक सहयोग की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हुई, मतलब ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ी, ज़्यादा तेज गति से विकास की। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने इसे जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। और 1989 से लेकर 1990 के बीच के दशक में जो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के बीच जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रैपिडली, इसी को रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रूप में व्यक्त किया कि लोग जो है एक दूसरे पर, और राष्ट्र जो है एक दूसरे पर अधिक से अधिक अंतर्निर्भर होते जा रहा है। इनके अनुसार यह अंतर्निर्भरता राज्यों के मध्य विद्यमान पहले के साधारण अंतर्निर्भरता की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न है। पहले क्षेत्रीय विस्तार, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उनकी तुलना में राज्यों के मध्य जो है मुक्त व्यापार पर बल दिया जा रहा है और शांतिपूर्ण संबंधों पर बल दिया जा रहा है। इनका कहना है, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई का कहना है कि समकालीन विश्व में उच्च राजनीति हाई पॉलिटिक्स, यहाँ इस पॉइंट को आप समझिए कि यह जो अंतर्निर्भरता है वो राज्यों के मध्य विद्यमान पहले के साधारण अंतर्निर्भरता की तुलना में गुणात्मक रूप में भिन्न है, क्योंकि इनके अनुसार समकालीन विश्व में उच्च राजनीति, दैट मीन्स कि सुरक्षा और अस्तित्व की जो राजनीति थी, मतलब सिक्योरिटी के लिए और अपने एक एग्जिस्टेंस के लिए जो राष्ट्र पहले राजनीति करते थे, जिन्हें हम हाई पॉलिटिक्स की संज्ञा देते हैं। अगर एक राष्ट्र अपने सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और अपने एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को बनाए रखने के दृष्टिकोण से, अपने अस्तित्व को मेंटेन करने के दृष्टि से कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या संबंध को निर्मित कर रहा है, तो वो हाई पॉलिटिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी की जो पॉलिटिक्स है वो लो पॉलिटिक्स है। क्यों लो पॉलिटिक्स है? क्योंकि अभी जो है समकालीन विश्व में उच्च राजनीति के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, निम्न राजनीति को प्रायोरिटी देने का काम कर रहा है। निम्न राजनीति, लो पॉलिटिक्स को। लो पॉलिटिक्स हमारा क्या है? डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोच रहे हैं, निवेश की राजनीति कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश के कंपनियों पर कुछ अपना धन निवेश कर सकता है,
आर्थिक व्यापार, इकोनॉमिक ट्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो हाई पॉलिटिक्स की तुलना में लो पॉलिटिक्स हमारा प्रायोरिटी बन गया है, हमारी प्राथमिकता बन गई है। और इस निम्न राजनीति के प्रभावी होने के कारण ही जटिल अंतर्निर्भरता का विकास हुआ। दैट मीन्स कि जिस तरह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी आई, जैसे ही फ्री मार्केट इकोनॉमी आई और फ्री ट्रेड का प्रचलन हुआ, आर्थिक व्यापार, इकोनॉमिक ट्रेड का प्रचलन हुआ, उससे जो है निम्न राजनीति जो है लो पॉलिटिक्स की धारणा हमारे समक्ष उभर कर आती है। और इसके प्रभावी होने के कारण ही जटिल अंतर्निर्भरता, दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का डेवलपमेंट होता है। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के डेवलपमेंट होने का कुछ विशेषता है, जिसको आइए हम लोग देखते हैं कि जटिल अंतर्निर्भरता का विकास हुआ, जिसके निम्न फीचर हैं। इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं कि जटिल अंतर्निर्भरता का विकास कैसे हुआ। तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, राज्यों के मध्य संबंध केवल राजनीति और सरकार के मध्य के संबंध नहीं रह गया है। मतलब राज्यों के मध्य अब जो रिलेशन है डिफरेंट स्टेट्स के बीच, डिफरेंट कंट्रीज के बीच, वो सिर्फ राजनीति और सरकार मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की अन्य शाखाओं और कर्ताओं के मध्य भी संबंध है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन्होंने यह माना कि राज्यों के परे व्यक्तियों एवं समुदायों के पार राष्ट्रीय संबंधों, ट्रांसनेशनल रिलेशंस के विकास के कारण जटिल अंतर्निर्भरता का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसनेशनल रिलेशन दैट मीन्स कि एक राष्ट्र अपने सीमा से परे जाकर अपने संबंधों को दूसरे राष्ट्रों के साथ निर्मित करता है एवं शांतिपूर्ण सहयोग की भावना का विकास करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, समकालीन युग में सैन्य शक्ति का प्रयोग आकर्षक विकल्प नहीं है। जटिल अंतर्निर्भरता की एक विशेषता यह है कि समकालीन युग में सैन्य शक्ति का प्रयोग आकर्षक विकल्प नहीं है। दैट मीन्स कि सिर्फ आप मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मिलिट्री पावर के इस्तेमाल के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ संबंध क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव विकल्प अब नहीं रह गया है। आप दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए लो पॉलिटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको हाई पॉलिटिक्स का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध घरेलू राजनीति की भांति होते जा रहे हैं और जो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भांति बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय लोगों का कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सिर्फ सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोगों के वेलफेयर के बारे में अधिक से अधिक सोचा जा रहा है, लोगों के कल्याण के बारे में अधिक से अधिक सोचा जा रहा है। इसलिए राज्यों के मध्य मित्रता एवं सहयोगपूर्ण संबंधों का विकास हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि राज्यों के मध्य अब फ्रेंडशिप और सहयोगपूर्ण संबंध बन रहे हैं, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के बीच। तीसरा साधन है उदारवादी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। उदारवादी सिद्धांत कहता है कि एक राष्ट्र शांतिपूर्ण ढंग से दूसरे राष्ट्रों के साथ, एक राज्य शांतिपूर्ण ढंग से दूसरे राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध निर्मित कर सकता है। उसके अंतर्गत निम्न साधन उन्होंने बोला था। तो उन साधनों में हमारा तीसरा पॉइंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, संस्थात्मक उदारवाद। ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। संस्थात्मक उदारवाद, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, ये क्या है? उदारवाद की मूल मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, समन्वय, पूर्ण एवं शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। उदारवाद की मूल मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सहयोग, समन्वय, कंप्लीट
और शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उदारवादियों ने शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिए अलग अलग साधनों का सहारा लिया। लेकिन उदारवादियों ने शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिए अलग अलग साधनों का सहारा लिया। संस्थात्मक उदारवादियों की मान्यता है कि संस्थाओं के निर्माण से राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। मूल मान्यता यही है। संस्थात्मक उदारवाद के जो सपोर्टर हैं, अर्थात संस्थात्मक उदारवादियों की मूल मान्यता है कि संस्था का जितना अधिक से अधिक निर्माण होगा, राष्ट्रों के मध्य सहयोग उतने ही अधिक से अधिक बढ़ेंगे। दैट मीन्स कि संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, अगर आप इंस्टीट्यूशन को आप क्रिएट कर रहे हैं, बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रों के मध्य जो कॉपरेशन की भावना है, कॉपरेशन की स्पिरिट है, उसमें प्रोग्रेस होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो संस्थात्मक उदारवादियों की मान्यता क्या है कि संस्थाओं के निर्माण से राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। उदारवाद की जो यह मान्यता है वो पूर्व आदर्शवादियों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि परंपरागत उदारवादियों के अनुसार जब आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना मात्र से विश्व में शांति स्थापना होगी। परंपरागत उदारवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना यदि आप कर दे रहे हैं तो केवल स्थापना मात्र से ही विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन समकालीन, मतलब अभी के जो उदारवादी विचारक हैं, उनका कहना ये भी है कि संस्थाएं शांति निर्माण में तो सहायक हो सकती है। थोड़ा सा डिफरेंट है उनका कहना है समकालीन उदारवादियों का कि संस्थाएं शांति निर्माण में तो सहायक हो सकती है, लेकिन स्वयं शांति की गारंटी नहीं हो सकती है। स्वयं शांति की गारंटी नहीं हो सकती। उसके निर्माण में वो सहयोग कर सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से शांति को क्रिएट वो अकेले नहीं कर सकती है। स्वयं शांति की गारंटी वो नहीं दे सकती है। तो परंपरागत उदारवादी और समकालीन उदारवादी विचारक के बीच थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके अनुसार संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा सामान्य नियमों एवं मानकों का निर्माण होता है। संस्थात्मक उदारवादियों के अनुसार संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा सामान्य नियमों एवं मानकों का निर्माण होता है। एक जनरल रूल बनाए जाते हैं, एक कॉमन रूल बनाए जाते हैं, कॉमन लॉ होता है, और एक स्टैंडर्ड को क्रिएट किया जाता है जिनका पालन प्रत्येक राज्य करता है। अतः यहाँ विश्व व्यापार संगठन के द्वारा राज्यों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग हो रहा है। जैसा कि आपने WTO का नाम सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा जो है राज्यों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात किया जा रहा है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात किया जा रहा है। संस्थात्मक उदारवादियों ने राज्यों के मध्य संस्थाकरण करने का व्यवहारिक एवं अनुभविक अध्ययन करने का भी प्रयत्न किया है। इनकी यह भी मान्यता है कि संस्थाओं से सहयोग बढ़ता है। संस्थात्मक उदारवादियों का मानना है कि संस्थाओं से सहयोग बढ़ता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि किस स्तर का संस्थाकरण राज्यों के मध्य सहयोग में सहायक है। संस्थात्मक उदारवादी प्रैक्टिकल बात यहाँ पर करते हुए, प्रैक्टिकल स्टडी करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि हम लोगों की मूल मान्यता तो है कि संस्थाओं के निर्मित करने से राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि होती है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका कहना है कि यह हम नहीं कह सकते, यह कहना कठिन है कि किस स्तर का संस्थाकरण का हम निर्माण कर सकते हैं। दैट मीन्स कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे जो राज्यों के मध्य अधिक से अधिक सहयोग में हमें सहायता प्रदान करेगा। जैसे यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग विद्यमान है। यूरोपीय यूनियन द्वारा विवादों का समाधान के लिए संस्था का निर्माण भी किया गया है। यहाँ तक कि नव यथार्थवादी विचारक जॉन मर्साइमर, आपको याद रखना है ये नाम, ये नियो लिबरलिस्ट थिंकर हैं। जॉन मर्साइमर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये थिंकर हैं, नियो लिबरलिस्ट थिंकर जॉन मर्साइमर। इन्होंने भी यह स्वीकार किया है, इन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि उच्च स्तर का संस्थाकरण बहुध्रुवीय विश्व की, दैट मीन्स कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अस्थायी अराजकता को न्यूनतम करने में सहायक है।
दैट मीन्स कि एनार्की की जो सिचुएशन बनी हुई है वर्ल्ड में, जो परमानेंट, जो टेम्पोररी एनार्की की जो स्थिति बनी हुई है, उसको हम न्यूनतम, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। संस्थाओं के निर्माण के द्वारा अगर हम अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, उससे क्रिएट करते हैं, तो हम अस्थायी अराजकता को दूर कर सकते हैं। इनके अनुसार संस्थाओं के द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है, परस्पर अविश्वास में कमी होती है। जॉन मर्साइमर का कहना है कि अगर आप संस्था का निर्माण कर रहे हैं तो उससे जो है इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान होता है और अविश्वास में कमी आता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विश्वास करना प्रारंभ कर देता है और जो अविश्वास की स्थिति उन लोगों के मध्य बनी हुई रहती है, उस अविश्वास में कमी आती है, फियर की भावना कम होती है और राज्यों के मध्य समझौते का एक मंच भी विकसित होता है। दैट मीन्स कि ट्रीटीज किए जाते हैं, शांतिपूर्ण समझौते किए जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अप्रोच को हम लोग जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, यह वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे और इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में जो भी बात लिखी गई है, इस नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अभी विजन के नाम से, आप वहाँ जाइएगा। आप टेलीग्राम में जाके सर्च लिस्ट में जाके अभी विजन लिखेगा, वो खुल जाएगा। वहाँ आपको हमारे नोट्स का ये PDF फाइल मिल जाएगा। मैं वहाँ इस नोट्स को भेज दूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।